हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त एक्टर हिमांशु सिंह आज एक और कहानी लेके आपके बीच हूँ। ये कहानी एक क्लब की कहानी है। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि एक आरती नाम की सिंगर रहती है और उसे गाने का बहुत शौक रहता है और बहुत अच्छा गाती भी है। क्योंकि एक छोटे से शहर में रहती है तो वहाँ पर अपने आवाज़ की बदौलत ही वो अपने घर का पालन पोषण करती है। मतलब अपने घर को वो खुद चलाती है, उसके घर में कोई और नहीं रहता है, उसकी एक माँ रहती है सिर्फ। तो स्टेज परफॉर्मेंसेस करके, जगह जगह पर शादियों में कहीं गा के कुछ ऐसे इनकम हो जाता है उसका। तो उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें चलती हैं कि अगर किसी अच्छे क्लब में गाने का मौका मिल जाता तो वहाँ से ऐसा होता कि कुछ मंथली इनकम भी आता रहता और हो सकता कि वहाँ कुछ अच्छे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की नज़र उस पर पड़ जाती तो शायद उसे फिल्मों में भी गाने का मौका मिल जाता। तो इसी सोच के साथ वो मुंबई की बहुत सारे क्लब में जाके अपना ऑडिशन देती है, वहाँ के ऑनर से मिलती है और कहती है कि आपके क्लब में मैं गाना चाहती हूँ और जैसा हो आप बताइएगा। और फिर अपने शहर लौट आती है। बहुत दिनों तक तो कोई रिस्पांस आता नहीं है, लेकिन अचानक से इसके घर एक कोरियर के माध्यम से एक लेटर आता है जिसमें लिखा रहता है कि आरती जी, आपको हमारे क्लब में गाने का मौका मिल गया है, आप इस दिन पे हमारे क्लब के ऑनर से आके मिल लीजिए। तो आरती बहुत खुश होती है, उसकी माँ भी बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी माँ के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ चल रही होती है कि मुंबई जाना, लड़की भी है और मुंबई चूंकि ऐसा शहर है और वहाँ क्लब में गाना गाना, उसी क्लब में रहना, तो थोड़ा सा उनके दिमाग में ये सब चीज़ें चलती हैं। और वो कहती है कि अगर तेरे पापा रहते तो शायद तुझे जाने नहीं देते। तो आरती अपनी माँ को समझाती है कि नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, ज़माना बदल रहा है और वैसे मैं यहाँ भी गाती हूँ और वहाँ भी गाना ही गाना है। तो हो सकता है कि वहाँ पे मुझे और अच्छा परफॉर्मेंस करने का मौका मिले और मेरी आवाज़ को एक नई पहचान मिले। तो ऐसे अपनी माँ को मना लेती है वो। और तभी उसका अपना दोस्त राजेश उसके घर में आ जाता है। अब राजेश और आरती दोनों एक साथ पढ़े होते हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। राजेश पिछले 6 सालों से मुंबई में ही काम कर रहा होता है। तो जब राजेश को पता चलता है उस क्लब के बारे में तो राजेश कहता है कि ये क्लब तो, फिर वो कुछ बताता नहीं है क्योंकि आरती बहुत खुश रहती है। तो फिर आरती पूछती है कि क्या कुछ बताने वाले थे इस क्लब के बारे में। तो राजेश कहता है कि नहीं ठीक है, तुम्हें अगर अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं और सिर्फ गाने गाने की बात है तो तुम काम कर सकती हो। बाकी यहाँ पे कुछ ज़्यादा अजीब लोग भी आते हैं तो उनसे बच के रहना और सिर्फ अपने गाने गाने से मतलब रखना। और किसी भी तरह की अगर दिक्कत होगी तो तुम मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ वहाँ रहूँगा। तुम ये मत समझना कि वहाँ तुम अकेले हो। तो ऐसा सपोर्ट राजेश की तरफ से मिलता है आरती को, तो आरती को बहुत अच्छा लगता है और फिर ये राजेश के साथ ही आरती चली जाती है मुंबई में। अब वहाँ जाके उस क्लब के ऑनर से सबसे पहले मिलना होता है। तो ऑनर, चूंकि वहाँ के जो क्लब के ऑनर हैं वो मेहता हैं, तो उनसे तुरंत मुलाकात हो नहीं पाती है। बहुत बड़े लोगों के साथ उठना बैठना रहता है और काफ़ी बिजी रहते हैं वो। तो आरती को उनके कमरे में वहाँ का एक नौकर लेके उनके सामान को लेके रख देता है और कहता है कि आप यहाँ तैयार हो जाइए और जो भी चीज़ें हैं समझ लीजिए क्लब के बारे में। सर जब आएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप मिल लीजिएगा। तो जब आरती आती हैं क्लब में तभी से इनके साथ कुछ अजीब सी हरकतें होने लगती हैं। सिर्फ इन्हीं के साथ, और किसी के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें हमेशा कोई देख रहा है, इनके पीछे या फिर इनके साथ हमेशा एक साया चल रहा है। जो ये करना चाहती हैं, जो भी ये देखती हैं, वहाँ पे ऐसा लगता है कि बगल में कोई खड़ा है। अब ये ऐसी चीज़ें रहती हैं, अजीब चीज़ें, कि वो किसी से डिस्कस भी नहीं कर पाती हैं और हर कोई उनके लिए अगल बगल नया ही रहता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि चूंकि जगह बदल गई है और अभी पहली बार मैं घर से बाहर निकली हूँ तो शायद ये मेरा एक वहम हो, इस वजह से वो किसी को कुछ बताती नहीं है। और फिर तैयार होने लगती हैं चूंकि। अब इसी में वो होटल का जो नौकर होता है वो दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि मेहता साहब आ गए हैं, आप उनसे मिल लीजिए एक बार। तो आरती तैयार होके मेहता सर की ऑफिस में चली जाती है।
अब मेहता जी उन्हें समझाते हैं कि देखो आरती, हमारा क्लब मुंबई का सबसे अच्छे क्लबों में से एक क्लब है और यहाँ पर परफॉर्मेंस करने का मौका हर किसी को मैं नहीं देता हूँ, लेकिन तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें ये चांस मिल रहा है। तो आरती कहती हैं कि थैंक यू सो मच सर, और आप देखेंगे मेरे गाने का तरीका और किसी भी तरीके का शिकायत का मौका मैं अपनी तरफ से नहीं दूंगी। मेहता साहब कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको अपने कुछ गाने सुनाने पड़ेंगे पहले मुझे। तो आरती कहती हैं कि सर यहाँ अकेले और कोई म्यूजिशियन भी नहीं है, ना ही कोई बैंड है, ना ही कोई म्यूजिक है, तो मैं कैसे आपको। तो कहते हैं नहीं, ऐसे ही मैं तो तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए पूछ रहा हूँ, तुम कुछ भी गा दो। तो आरती जो है एक नगमा सुनाती हैं, तो वो थोड़ा भक्ति होता है। तो मेहता साहब कहते हैं देखो आरती, आवाज़ तो तुम्हारी अच्छी है, लेकिन ये क्लब है और यहाँ पे लोग आते हैं अपने तनाव को मिटाने के लिए, तो यहाँ पर थोड़े मसालेदार गाने चाहिए, ऐसे गाने जिन्हें सुन के लोगों को मज़ा आए, जो खूब लोग एंजॉय करें। तो कुछ ऐसे गानों का कलेक्शन तुम तैयार करो और 2-2.5 घंटे तुम्हारा परफॉर्मेंस रहेगा, तो उसमें तुम्हें ऐसे ही गाने गाने पड़ेंगे। तो आरती कहती हैं ठीक है सर, मैं समझ रही हूँ, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और मेहता चूँकि 50-55 साल के रहते हैं, तो ये कहते हैं कि आरती अभी तो तुम यहाँ नहीं हो, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो कि मैं धीरे धीरे तुम्हें बताता रहूँगा। और तुम्हारी ये जो सैलरी है 60,000 रुपये की सैलरी रहती है पर मंथ का इनका, और उसमें सिर्फ इन्हें 3 घंटे शाम को गाना गाना रहता है, वहीं रहना है, वहीं सारी फैसिलिटीज़ हैं क्लब की तरफ से। तो मेहता साहब कहते हैं कि ये जो 60,000 की तुम्हारी सैलरी है, तुम इसी को सिर्फ मान के मत चलो, तुम्हें बहुत सारे और पैसे कमाने के मौके मिलेंगे और मैं तुम्हें बताता रहूँगा। बस तुम यहाँ अच्छे से परफॉर्म करो और हमारे क्लब में लोगों की भीड़ को बढ़ाते रहो अपनी आवाज़ से। तो आरती कहती हैं ठीक है सर, मैं किसी भी तरीके का शिकायत का मौका आपको नहीं दूंगी। और शाम होती है। अब आरती जब तैयार हो रही होती हैं, तो इन्हें लगता है कि बगल में कोई और भी एक शाया है जो आईने के सामने खड़ा होकर, इन्हें ऐसा अनुभव होता है कि वो भी तैयार हो रहा है। बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, ये अकेले रहती हैं। तुरंत जाके दरवाजे के बाहर देखती हैं, दरवाजे के बाहर भी कोई खड़ा नहीं होता है। अब इन्हें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये अपना मानसिक संतुलन जो है खोती जा रही हैं, और इन्हें हर वक्त कोई ऐसा इंसान चाहिए जिससे ये बातें कर सकें। तो ऐसा कोई रहता नहीं है। ये राजेश को फ़ोन लगाती हैं कि राजेश देखो, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। आज मेरा पहला परफॉर्मेंस है और मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगी, और आज अगर मैं अच्छा नहीं करती हूँ तो ये मेहता साहब मुझे यहाँ से निकाल भी सकते हैं। तो राजेश समझाते हैं कि अरे नहीं, आज तुम्हारा पहला दिन है और ये सब बातें मत सोचो, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैंने तुम्हारे परफॉर्मेंसेस को भी देखे हैं और तुम बहुत अच्छा गाती हो और बेशक बहुत अच्छा गाओगे। तुम किसी तरीके का ऐसा उल्टा सीधा मत सोचो, और कोई ऐसा कोई शाया या फिर ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है, जगह बदली है तो इस वजह से तुम्हारे साथ हो रही है। तो राजेश उसे मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। अब चूंकि आरती बहुत परेशान रहती हैं और स्टेज पर उन्हें जाना रहता है, और सभी ये सुनना चाहते हैं, मेहता साहब भी और जितने भी लोग रहते हैं वहाँ उस होटल में, उस क्लब के जितने भी स्टाफ मेंबर रहते हैं, वो एक नई सिंगर को सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये कितनी टैलेंटेड है। तो कहीं ना कहीं आरती के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। अब यही चीज़ें हो रही होती हैं। अब वो स्टेज पर खड़ी तो हो जाती हैं परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन उन्हें अंदर से जरा सा भी ये नहीं लगता है कि वो कुछ अच्छा गा पाएंगे, और कुछ अच्छे गाने भी उन्होंने तैयार नहीं किए होते हैं। लेकिन अब चूँकि पहला दिन है और गाना तो है, तो आरती बेहद खूबसूरत लग रही होती हैं, काफ़ी अच्छे से तैयार होकर आई होती हैं और मंच पे माइक लेके गाने की कोशिश करती हैं। तभी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई और उन्हें अंदर से गाने के लिए प्रेरित कर रहा है, और वो आवाज़ अपनी खोलती भी नहीं है, शुरू भी नहीं करती हैं गाने की, तब तक माइक में एक आवाज़ आने लगती है, बहुत सुरीली आवाज़,
और अचानक से सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि वो एक अलग कॉम्बिनेशन रहता है दो आवाज़ों का। एक आरती की आवाज़ जो थोड़ी डरी और सहमी हुई है, और एक आवाज़ ना जाने किसकी रहती है, लेकिन सबको यही लगता है कि आरती ही कुछ ऐसे अपने आवाज़ से जादू कर रही है कि दो दो आवाज़ें आ रही हैं, एक थोड़ी सी जो जिसका पिच लो है और एक जिसका बहुत पिच हाई है और ज़्यादा एनर्जी है उसके अंदर। तो लोग फैन हो जाते हैं इनके, मतलब शुरू के 30-40 सेकेंड में ही लोगों को लग जाता है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा टैलेंटेड लड़की है। मेहता साहब भी बहुत खुश हो जाते हैं लोगों का ऐसा रिस्पॉन्स देख के। तो फिर आरती को भी अंदर से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि लोग इतना खुश हैं उसको लेके, तो उनके अंदर काफ़ी आर्टिस्ट जाग जाता है और वो भी काफ़ी अच्छे से गाना शुरू कर देती हैं। अब गाते वक्त इन्हें ऐसा लगता है कि इनके अगल बगल कोई और झूम रहा है, डांस कर रहा है और गा रहा है, और उसकी आवाज़ इन्हें पूरी साफ समझ में आती है कि उसकी आवाज़ अलग है, इनकी आवाज़ अलग है, लेकिन ऑडियंस को ये लगता है कि आरती ही ऐसा कुछ अजूबा कर रही हैं, अपना उनके अंदर अलग ही तरह का टैलेंट है और दो दो आवाज़ें ये निकाल रही हैं। तो कुछ समय बाद ब्रेक होता है और आरती जाके जो डीजे मैनेज करते हैं उनसे जाके पूछती हैं कि आपने कुछ इको का ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनाया था क्या कि दो दो आवाज़ें आ रही थी। तो डीजे वाले कहते हैं कि अरे नहीं मैडम, आप क्या मजाक कर रहे हैं, आपकी आवाज़ तो मैं इतने सालों से डीजे को मैनेज कर रहा हूँ और ऐसी आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी जो दो दो आवाज़ें आ रही हों और दोनों बेहद सुरीली, बेहद अच्छी। आप वाकई में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है और बहुत जल्द देखिएगा आपको फिल्मों में गाने का भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आते रहते हैं। तो आरती को कुछ समझ में नहीं आता है, अब चूँकि सभी लोग तारीफ कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं ये अपनी सारी चीज़ें बताना नहीं चाहते हैं सबको कि क्या चल रहा है इनकी असल ज़िंदगी में। अंदर से बहुत डर रहता है, सहमी हुई सी रहती हैं। अब क्लब ओवर हो जाता है, सभी लोग अपने घर चले जाते हैं और आरती भी अपने रूम में आ जाती है। यहाँ आके सोचती हैं कि 2 मिनट आराम कर लें, क्योंकि काफ़ी थक गई होती हैं। तो लेटे लेटे इनकी आंख लग जाती है। आंख लगते ही इन्हें वही गाने सुनाई देने लगते हैं जो दूसरी आवाज़ से आ रहे हैं। अब आरती को कुछ समझ में नहीं आता है, काफ़ी बेचैनी से छटपटाने लगती हैं अपने बिस्तर पे और अचानक से खूब ज़ोर से चिल्लाती हैं। तो नौकर जो है दरवाज़ा खोलता है, मैडम कोई परेशानी है? तो आरती पूरे पसीने से तरबतर रहती हैं और कहती है कि नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आप जाओ, मुझे मेहता साहब से कुछ बातें करनी है। और तब तक नौकर कहता है कि नहीं, मेहता साहब ने खुद आपको बुलाया है, आप मेहता साहब से मिलने के लिए चलो। तो आरती तुरंत जाके मेहता साहब के ऑफिस में कहती हैं और सर कहती हैं कि सर देखिए, मैं इस क्लब में, तब तक मेहता साहब इनके हाथ में 60,000 का चेक रख देते हैं। और आरती काफ़ी ही ऐसे फैमिली से रहती हैं जहाँ पे 30-40 हज़ार कमाने के लिए इन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना होता है, और अचानक से पहले ही दिन इनके हाथ में 60,000 का चेक आ जाता है। तो ये किसी भी तरीके की अपनी दिक्कत को मेहता साहब से बता नहीं पाती हैं। और मेहता कहते हैं कि देखो आरती, तुमने आज बहुत ही अच्छा गाया और लोग तुम्हारे फ़ैन हो गए हैं, तुम रातों रात स्टार हो गई हो, और देखो मैं तुम्हें बहुत बड़ा स्टार बना दूंगा, तुम ऐसे ही मेरे क्लब में गाती रहो, और कुछ मेरे जानने वाले भी हैं जो फिल्मों में काम करते हैं और बहुत जल्द तुम्हें फिल्मों में भी जाने का मौका मिल जाएगा। अब आरती को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये अपने अंदर की बात बताएं या ना बताएं। अब चूंकि चेक हाथ में होता है और उस चेक को लेने का मतलब ये होता है कि महीने भर, कम से कम महीने भर इन्हें कहीं नहीं जाना है, उस क्लब में गाना ही है। लेकिन इस बेचैनी के साथ गाना गाना इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो फिर आरती को कुछ समझ में नहीं आता है और तभी मेहता साहब ये कहते हैं कि देखो आरती, ये तो हो गया कि आप भीड़ में गा रही हो, ऑडियंस के लिए गा रही हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, और मैंने कहा था ना तुम्हें कि जो सैलरी की बात है, ये जो मैं तुम्हें 60,000 रुपये देने की बात कर रहा हूँ और जो मैंने दिया है, ये कुछ नहीं है जितना तुम्हारे अंदर टैलेंट है और जो तुम्हारी खूबसूरती है। तो आरती को कुछ समझ में नहीं आता। आरती कहती हैं कि मैं कुछ समझी नहीं मेहता साहब। तो मेहता साहब कहते हैं कि बहुत जल्द सबको समझ में आ जाएगा, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे कुछ स्पेशल गेस्ट आते हैं
और वो चाहते हैं कि उनके लिए कोई पर्सनल गाना गाए, और ये काम आपको उनके रूम में ही जाके करना होगा। और ये थोड़ा सा मैं जानता हूँ कि आप नहीं हो तो आपके लिए अजीब है, लेकिन जहाँ तक है जितने भी पैसों की बात, वो सारी चीज़ें मैं मैनेज करवा दूंगा उनसे बोल के। तो आरती को तो कुछ उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, उन्हें मेहता की ज़्यादा बातें समझ में नहीं आती है, मेहता कहना क्या चाहते हैं। तो आरती वहाँ से चली जाती हैं, कहती हैं कि मेहता साहब अभी मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ और अभी मेरी तबीयत भी सही नहीं है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और वहाँ से वो चली जाती हैं। अब ये अपने रूम में जाके जब आराम कर रही होती हैं, तब इन्हें तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देना शुरू कर देती हैं, जिन आवाज़ों में ऐसा रहता है कि कोई सिंगर है जो बहुत अच्छा तो गा रहा है, लेकिन गाते गाते रोने लग रहा है, गाते गाते चिल्लाने लग रहा है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अब ये नींद में ही रहती हैं, लेकिन छटपटा के उठ जाती हैं और फिर कहती हैं तुरंत फ़ोन लगा के अपने दोस्त राकेश से कि देखो राकेश, मैं यहाँ रह नहीं पाऊँगी और मेरे साथ बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि मेहता साहब ने मुझे पहले मंथ का एडवांस दे दिया है, तो यहाँ पर 1 महीने तो मुझे कैसे भी करना होगा। और माँ को भी ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि पहले ही दिन मैंने 60,000 रुपये कमा दिए। अब राकेश को भी लगता है कि आरती की हालत कुछ अच्छी है नहीं, तो राकेश कहते हैं कि अच्छा ठीक है, रुको मैं आता हूँ क्लब के सामने और तुम मुझसे आके मिलो, और बाकी मैं तुम्हें सुबह क्लब पे फिर छोड़ दूंगा। तो ये आरती राकेश के साथ चली जाती। अब वहाँ राकेश के घर जाने के बाद दोनों आपस में बातें करते हैं, बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन राकेश को इन सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन राकेश एक बात कहते हैं कि देखो आरती, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि उस क्लब में बहुत अजीब अजीब तरह के लोग आते हैं। कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो गैर कानूनी काम करते हैं, कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जिसे हमारे कानून की नज़र में टेररिस्ट कहा जाता है, और इसी वजह से मेहता बहुत पैसा कमाता है, और पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसके क्लब में घुस सके या किसी भी तरीके की वो जांच पड़ताल कर सके। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे कुछ दोस्त ये भी बताते हैं कि वहाँ पे उस क्लब में लड़कियों का सौदा भी होता है। इसीलिए मैंने तुम्हें उस क्लब के बारे में बताने से हिचक रहा था, लेकिन अगर तुम सही हो और तुम सिर्फ अपने प्रोफेशन से काम करती हो, सिर्फ गाना गाने से मतलब करती हो, तो तुम्हें इन सब चीज़ों में कोई फंसा नहीं सकता है जबरन। तो आरती को अभी ये सब समझ में नहीं आता है, जो भी ये बातें राकेश बता रहे होते हैं। लेकिन आरती कहती है कि अब देखो, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, मेरे साथ कोई बैठा है, लेकिन उस क्लब में हमेशा मेरे साथ यही हो रहा है। और जब भी मैं सोने जाती हूँ, 2 दिन से मैं सो नहीं पा रही हूँ रात भर, और थोड़ा भी मुझे चैन ही नहीं है उस क्लब में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गाना गा रहा है, कोई मेरे बाजू में बैठा है, और तरह तरह के ऐसे। और जब मैं स्टेज पे परफॉर्मेंस करती हूँ तो लगता है कि बगल में कोई झूम रहा है, डांस कर रहा है। तो ये राकेश कहते हैं कि चलो 1 मिनट के लिए मैं मान भी लेता हूँ कि ये सारी बातें सही हैं, लेकिन अब तो तुम्हें 1 महीने वहाँ पे गाना गाना ही पड़ेगा, और इसके लिए अगर ये सारी बातें तुम्हारी सही हैं और तुम्हें लगता है कि कोई साया या आत्मा या फिर ऐसी कोई काली शक्ति तुम्हारे पीछे है, तो चलो मैं कुछ, जब तुम गाना गाओगे तो मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ ले लूँगा, और हमारी नज़रों से तो वो साया बच सकता है, लेकिन माना जाता है कि कैमरे में सारी चीज़ें कैद हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो कैमरे में चीज़ें पकड़ में आ जाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो हम उसके बारे में देखेंगे क्या चीज़ है वो, और फिर बात करेंगे, और मैं मान लूँगा कि तुम सही कह रही हो। तो आरती को भी ये बात सही लगती है। अब अगले शाम को आरती जाती हैं स्टेज पे गाना गाने। अब माइक जब ही आरती हाथ में लेती हैं, तभी एक सुरीली आवाज़ आने लगती है मंच की तरफ से, और सबको लगता है कि वो आरती की आवाज़ है, लेकिन वो आवाज़ आरती की नहीं रहती है। अब आरती के साथ ये दूसरी बार हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं आरती ये सारी चीज़ों के साथ यूज्ड टू हो जाती हैं और समझ जाती हैं कि इसी के साथ मुझे कैसे भी गाना गाना ही होगा, और वो गाना गाना शुरू करते हैं। अब दो आवाज़ें, चूँकि आरती की भी आवाज़ बहुत अच्छी रहती है, और वो जो एक और आवाज़ है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन पूरे ऑडियंस को एक जादू की तरह उन लोगों के सामने काम करता है, और सभी बहुत इंजॉय करते हैं। अब ये राकेश
वहीं कैमरा लेके खड़े रहते हैं और आरती के बहुत बड़े फैन हो जाते हैं। तुरंत 10-12 फोटोज खींच के और ये पहुंचते हैं आरती के पास और कहते हैं कि आरती तुम इतना अच्छा गाती हो, मैंने तुम्हें गाते हुए सुना है, लेकिन तुम इतना अच्छा गाती हो मुझे नहीं पता था। मैं सच में तुम्हारा फैन हो गया और जब भी तुम गाना गाओगी मैं कहीं से टाइम निकाल के जरूर सुनने आऊँगा। तो आरती कहती हैं कि इसमें से सिर्फ एक आवाज़ मेरी है और एक आवाज़ के बारे में मैंने बताया है कि वो मेरी है नहीं। तो राकेश कहते हैं कि ठीक है, और मैंने कुछ तुम्हारी फोटोग्राफ्स ली हैं, अब चलो वो चीज़ भी देख लेते हैं कि फोटोग्राफ्स में तुम्हारा सिंगल ही है या फिर जो तुम्हारा वहम है कि तुम्हारे अगल बगल कोई है और वो आवाज़ भी उसी की है। तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी फ़ोटोज़ देखने के बाद। अब जब ये फ़ोटोज़ दोनों देखते हैं तो सच में आरती के बगल में एक ऐसे धुएं सा एक सर्कल रहता है जो कभी फोटो में उनके इधर है तो कभी फोटो में इधर है, सफ़ेद धुएं सा। और वो एक औरत का शरीर रहता है, आकार दिखता है और कहीं ना कहीं वो हर फोटोज में अलग, और ऐसे देखने से लगता है कि वो जो औरत है वो खूब खुशी के मारे डांस कर रही है और डांस करके गाना गा रही है। अब ये दोनों लोगों को यकीन हो जाता है कि सच में ये किसी भूत प्रेत या फिर साया का काम है, और वो सिर्फ आरती को ही दिखाई देती है और आरती के पीछे ही पड़ी है। तो कहीं ना कहीं राकेश को लगता है कि आरती की जान खतरे में है। अब राकेश कहते हैं कि देखो आरती, अब इसके बारे में तो तुम्हें पता करना होगा कि तुमसे पहले यहाँ कौन सिंगर गाना गाती थी, और अगर वो इस दुनिया में अगर नहीं रही तो किस वजह से उसकी मौत हुई थी। तो आरती रोने लगती हैं, कहती हैं कि मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी माँ के सिवा मेरा और कोई नहीं है और मैं आज ही ये क्लब छोड़ के चली जाऊँगी, मुझे मेहता के पैसे भी लौटा दूंगी अगर ऐसी बात है तो राकेश समझाते हैं कि नहीं आरती, अगर वो साया तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और वो आत्मा तुम्हारा पीछा कर रही है तो कहीं ना कहीं वो तुम्हें कहीं नहीं छोड़ेगी। अगर तुम यहाँ से छोड़ के जाती हो तुम्हें ये जानना होगा कि वो आत्मा तुमसे क्या चाहती है। तो आरती को भी ये बात अब समझ में आने लगती है, क्योंकि किसी और को ये चीज़ें नहीं दिखती हैं, अनुभव नहीं होता है। जितने भी स्टाफ्स रहते हैं उस क्लब में किसी को ऐसी कोई आपत्ति नहीं रहती है सिवाय आरती के। तो आरती कहती हैं कि ठीक है तब राकेश तुम अपने घर जाओ, और आज मैं कोशिश करूँगी कि उस शक्ति से, उस आत्मा से, उस रूह से ये पूछ सकूं कि वो मुझसे क्या चाहती है, वो मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। तो आरती अब अकेले अपने कमरे में आ जाती हैं और कमरे को बंद कर देती हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि कमरे में कोई और भी है जो कि इनके बिस्तर पे है। अब ये बिस्तर की तरफ जाती हैं और बैठती हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनके जस्ट बगल में कोई और बैठा हुआ है। जब लेटती हैं तो इनके ऐसा लगता है कि तुरंत इनके लेटने के बाद कोई और लेट गया। अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर भी है, और इन सब चीज़ों को ख़त्म करने का एक तरीका भी निकालना है आरती को, उससे बात करनी है, उससे पूछना है कि वो आरती से क्या चाहती है। कुछ देर तक कोशिश करती हैं आरती कि वो सो जाए। आंख बंद करती हैं तो फिर वही आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जो उस क्लब में किसी और के द्वारा गाई जा रही थी। आंख खोलती हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि बगल में कोई सोया हुआ है। तो खूब जोर से चिल्ला के अचानक से बैठ जाती हैं अपने बिस्तर पे और कहती हैं, क्या चाहती हो तुम मुझसे, क्यों परेशान कर रही हो, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। खूब जोर से ये चिल्ला के कहती हैं। तो वहीं बिस्तर पे एक और बहुत ही खूबसूरत और एक मॉडल की तरह, एक एक्ट्रेस की तरह एक लड़की या फिर औरत कह लीजिए, उसी बिस्तर पे दिखाई देने लगती है आरती को। अब आरती उसे देख के बहुत आश्चर्यचकित होती हैं और बहुत डरती भी हैं, और डरते डरते पूछती हैं कि क्या क्या चाहिए तुम्हें मुझसे, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो। तो वो कहती है कि अगर मुझे तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाना होता या फिर तुम्हारी जान लेनी होती तो अब तक मैं ये सब काम कर चुकी होती।
लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा एक काम करो। तो ये इन्हें कुछ नहीं समझ में आता है और ये बहुत परेशान हो जाती हैं, बहुत बेचैनी और घबराहट इनके अंदर दिखने लगती है। तो ये कहती हैं कि मेरा नाम मोनिका है और तुमसे पहले मैं इस क्लब में गाना गाया करती थी, और जब मैं गाती थी तो ऑडियंस मेरी आवाज़ की बहुत दीवानी थी और मेरी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी थी इस क्लब में। और मेहता मुझसे बहुत खुश था, मुझे बहुत पैसे देता था। और इसी बीच मेहता के दिमाग में ये चीज़ आई कि मेरी खूबसूरती का सौदा करके ये किसी और को, मेरा सौदा किसी और के साथ करे और उनसे काफ़ी पैसे ले। और चूँकि इसके संबंध बहुत बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों से भी हैं, तो किसी तरीके का इसके क्लब के ऊपर कानूनी प्रबंध भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आरती जब सुनती है तो उससे मेहता की वो सारी बातें याद आने लगती हैं, जब मेहता इससे कहता है कि ये पैसे कुछ नहीं है, मैं तुम्हें पैसों और भी पैसे कमाने के कई सारे जरिए बताने लगूंगा। अब यहाँ पर आरती को समझ में आता है कि मेहता का क्या मतलब था। तो मोनिका जो होती है, जो आत्मा होती है, वो आरती से कहती है कि अभी कुछ दिनों बाद जब तुम्हें और ज़्यादा लोग चाहने लगेंगे और तुमसे मिलने के लिए तुम्हें मेहता को संपर्क करने लगेंगे और कहने लगेंगे कि तुमसे अकेले में गाना सुनना है या फिर तुम्हें किसी तरीके के रूम में बुलाया जाएगा, तब जाके तुमसे मेहता ये सारी बातें कहेगा। और मैं चाहती हूँ कि जब मेहता तुमसे ये सारी बातें कहे तो तुम उसकी बातें मान लेना। तो ये आरती कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो ये मोनिका कहती है कि नहीं, उसके बाद का सारा काम मेरा होगा और मैं अभी यहाँ किसी को इसलिए नहीं परेशान कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जो भी यहाँ गलत किस्म के लोग आते हैं उन सबको सज़ा मिले। और मैं चाहती तो उन सबको मार भी देती, लेकिन उनको मारना कहीं ना कहीं इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। उनको सज़ा मिल जाएगी तो और भी लोग सुधर जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे लोगों को मारने लगी तो यहाँ पर मेरे जैसे, तुम्हारे जैसे बहुत से ऐसे मजबूर लोग हैं जो इस क्लब में काम करते हैं और उनकी नौकरी भी चली जाएगी। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि ये क्लब ही बंद हो जाए और ये क्लब को कोई भूत का क्लब कहने लगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे कातिलों को सिर्फ सज़ा मिल जाए। तो ये आरती पूछती है कि आखिर तुम्हारी मौत कैसे हुई थी, कैसे मारा उन्होंने तुम्हें। तो ये बताते हैं कि मेहता मुझसे ये सारी बातें करने लगा जब लोग मुझे पसंद करने लगे, तो कि तुम्हें कुछ मेरे स्पेशल गेस्ट के सामने गाना गाना होगा और उन लोगों को अगर तुम्हारे गाने पसंद आए और तुम पसंद आए तो हमारा क्लब भी बहुत ऊपर जाएगा और तुम्हें भी पैसों की किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। तो मोनिका को लगता है कि सिर्फ गाना गाने की बात है तो फिर ठीक है, और मेहता को वो बहुत अच्छा इंसान समझती है और कहती है कि मेहता सर, सिर्फ आपकी वजह से मैं ये काम करने जा रही हूँ और किसी तरीके का इसमें कुछ धांधली ना हो, कुछ गलत ना हो, इसका ख्याल आप रखिएगा। तो मेहता कहता है बिल्कुल बिल्कुल। तो मेहता रात के 11:30 बजे, कुछ बिजनेसमैन होते हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, कुछ उसमें पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बड़े बड़े चीज़ों का कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसे आते हैं वो पैसे खुद रख के और कंस्ट्रक्शन का काम बहुत लो लेवल का करा देते हैं, जैसे सिविल इंजीनियर्स का काम है। तो उस वजह से कुछ समय बाद वो पुल गिर जाती है और बहुत से लोगों की जान चली जाती है। तो ये सारी बातें वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं और बहुत हंस रहे होते हैं कि यही सब करके हमने इतना पैसा बनाया। और कहीं ना कहीं ये मोनिका कमरे में आते वक्त सुन लेती है और उसे ऐसा लगता है कि ये ऐसे लोग हैं और ऐसे लोग के सामने तो मैं परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाऊंगी और ना ही इन लोग के सामने कुछ गाना गा पाऊंगी, और इनकी नीयत भी बहुत गंदी लग रही है बातों से, तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और तब तक ये सारे लोग मोनिका को देख लेते हैं। तो इन लोगों को लगता है कि मोनिका ने सारी बातें सुन ली हैं और ये कहते हैं कि अरे आओ आओ, तुम्हें तो हम लोग मतलब जो तुम्हें चाहिए वो देंगे, पैसों की कोई कमी नहीं होगी,
आज तुम हमें खुश कर दो सिर्फ। तो मोनिका को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डर लगने लगता है और वो भागना चाहती है वहाँ से, और कहती है कि आप लोगों की सारी बातें मैंने सुन ली, आप लोग इतना गलत कर रहे हो और ऐसे ऐसे काम कर रहे हो जिससे बहुत से मासूमों की जान जा रही है, और तरह तरह की बातें करती हैं जो कि इन लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं। और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो हमारे साथ होना होगा, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। और तभी वहाँ मेहता आ जाता है और मेहता देखता है तो कहता है कि मोनिका, मैंने कहा था ना कि इस क्लब में काम करना है तो दिमाग कम चलाना है और अपनी खूबसूरती का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और वो कमरे को बंद कर देता है। अब कमरे को बंद करने के बाद ये सभी लोग रहते हैं और मोनिका रहती हैं। तो कुछ समय बाद कमरा खुलता है और इनकी हालत बहुत ख़राब रहती है और ये पूरी तरीके से अधमरी सी हो गई होती हैं। और कुछ समय बाद मेहता खुद इन्हें मार देता है, जान से मार देता है। तो इस तरीके से मोनिका बताती हैं और आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे लगने लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ समय बाद उसके साथ भी ऐसा हो सकता था। तो आरती कहती हैं कि मैं हर कोशिश करूंगी कि उन सभी लोगों को सज़ा मिले और ये मेहता जैसे इंसान हम जैसी लड़कियों को फंसा के ये गलत काम ना करवा सकें। तो तुम जो कहोगी मोनिका, मैं करने को तैयार हूँ। तो मोनिका कहती हैं कि जब तुम्हें मेहता ले जाएगा अंदर तो तुम उसके साथ जाना और उन लोगों के सामने खड़े हो जाना। तो ये कहती हैं कि ठीक है, जैसा तुम कहो। तो वहाँ से ये पहुँच जाती हैं मेहता के ऑफिस में। मेहता ने इन्हें बुलाया होता है। मेहता यही सारी बातें बताता है जो मोनिका को बताया रहता है और ये आरती सब मानती जाती हैं। और आरती कहती है, बिल्कुल सर, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है और आप जैसा कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ और मैं बहुत मॉडर्न लड़की हूँ, मैं जो चाहूँ वो करूँगी और कोई टोकने वाला नहीं है। तो मेहता बहुत खुश होता है कि ऐसी लड़की तो बहुत दिनों बाद मिली है जो इतनी टैलेंटेड भी है और ऐसी बातें भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये लेके जाते हैं, जब वो सारे लोग रहते हैं बिजनेसमैन और वही सारे चेहरे रहते हैं, तो उनके बीच में ये आरती को लेके जाता है मेहता। ये सारे लोग देख के आरती को खूबसूरती को बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि आओ आओ, मतलब बहुत दिनों बाद हमें किसी का सुरीली आवाज़ सुनने का मौका मिला। बहुत तरीके की तारीफ करते हैं आरती के, जो कि आरती को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और कहीं ना कहीं वो अपनी निगाहों से आरती के साथ छेड़खानी भी कर रहे होते हैं। तो आरती को बहुत अजीब लगता है वहाँ पे और आरती चिल्ला चिल्ला के कहने लगती हैं, मुझे सब कुछ पता है जो आप लोग कर रहे हो और जो आप लोग करते आए हो और जैसे जैसे तरीक़ों से पैसे कमा रहे हो। और वो मेहता को भी बहुत चिल्ला चिल्ला के डांटने लगती हैं कि आपके बारे में भी मैं जानती हूँ कि इस क्लब में क्या होता है, लड़कियों की सौदेबाजी होती है और यहाँ पर आप मुझे किस लिए लाए हो। तब मेहता को कहीं ना कहीं लगता है कि इसे किसी तरह से सारी बातें पता चल गई हैं और इन लोगों को भी लगता है कि अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले इन्होंने एक लड़की की हत्या की है और उसके बारे में इसे पता है। तो ये सारे लोग फिर चिल्ला के कहने लगते हैं कि तुमसे पहले भी एक लड़की थी जिसने ऐसा करने का प्रयास किया था और हमने उसका हश्र क्या किया तुम्हें नहीं मालूम है, तो तुम्हारी भी जान जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें ये लोग खुद ब खुद अपने मुंह से बोलने लगते हैं। दरवाजे के पीछे आरती ने राकेश को पुलिस के साथ बुला लिया होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पुलिस सुन लेती है और चूँकि इन सारे लोगों ने ये सारी चीज़ें खुद बोली हैं तो पुलिस ये मान लेती है कि ये सारी बातें सही हैं और आके मेहता को और ये सारे लोगों को अरेस्ट कर लेती है। तो इस तरीके से ये एक काला बाजारी जो होता है वो ख़त्म होता है। और ऐसे बहुत से क्लब्स हैं जिसमें अच्छी चीज़ें भी होती हैं, अच्छी इन द सेंस कि इंटरटेनमेंट के लिए वो चीज़ें चलती हैं। और बहुत सी ऐसी डांसर्स हैं जो रोजी रोटी चलाने के लिए, जो अपने टैलेंट को बेच के, ना कि अपने जिस्म को बेच के, वहाँ से पैसे कमाती हैं। तो ऐसी चीज़ें भी हैं और साथ ही साथ ऐसे कुछ क्लब्स भी हैं। तो मोनिका भी चूँकि एक आर्टिस्ट रहती है तो वो नहीं चाहती है कि उसकी वजह से और भी जितने लोग हैं जो वहाँ पे स्टाफ काम करता है, वेटर्स हैं, वो सारे बेरोजगार हो जाए। और आरती भी चूँकि एक नॉर्मल फैमिली से रहती है तो
इसलिए वो क्लब भी कभी बंद नहीं होता है और ये सारे लोग अपना वैसे क्लब चलता रहता है और इन सारे लोगों को सज़ा मिल जाती है और फिर किसी भी तरीके का वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता है जिससे किसी को लगे कि किसी का साया या आत्मा है। तो ये आज की मेरी कहानी थी और आशा करता हूँ आप सबको बेहद पसंद आई होगी। तो जैसा भी लगा वो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और कहानी से रिलेट करके कुछ लिखेंगे तो मुझे लगेगा कि आपने कहानी पूरी अच्छे तरीके से सुनी है। जैसा भी आप सोचते हैं इस कहानी के बारे में या फिर जैसी और वीडियोज़ आप चाहते हैं मुझसे कि मैं ऐसी वीडियोज़ बनाऊं, वो सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में लिख के कह सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करके मुझे और मोटिवेट कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर करके इस कहानी को और मेरी आवाज़ को औरों तक भी पहुंचा सकते हैं और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए और मोटिवेट कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, स्टेटस पे, फेसबुक पे कई तरीके से आप शेयर करके बहुत अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बातों को पहुंचा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी इस वीडियो को पूरा देखा और जैसा भी आपको लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब कुछ अच्छा होगा, बहुत जल्दी ये बुरा वक्त गुजर जाएगा, कोरोना काल ख़त्म हो जाएगा और तब तक मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा। थैंक यू सो मच।